Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 12th April, so let's get started. First phase of polls record 62% turnout, but the worst part is that Bihar saw the turnout of just 49%. सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हुआ है इस पूरे जो रायता फैलाया गया है पिछले 5 साल में एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा हुए हैं। रेलवे की एग्जाम 5-5 साल तक इसकी रिक्रूटमेंट नहीं की गई है। आज हम रेलवे को लेकर एक टॉपिक डिस्कस भी करेंगे, आप उसमें देखेंगे किस तरीके से ओवर टाइम कराया जा रहा है। 12 लोगों का काम 5 लोगों से करवाया जा रहा है एंड उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है और उनकी एफिशिएंसी पे भी। ठीक है, तो बच्चे प्रोटेस्ट किया था, इवन वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुआ था बिहार में, बट जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप वोटिंग के लिए बाहर नहीं आते हो, तो फिर आप कैसे चीजें ठीक कर पाओगे। एनीवे खैर, इसका एक दूसरा रीजन भी है कि अधिकतर जो बच्चे तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं माइग्रेट होकर बाहर चले जाते हैं। जैसे कई लोग पटना चले गए, अपने होम टाउन में नहीं है। ऑलराइट, उसी तरीके से दूसरा कि कई बार वेज लेबर अलग अलग स्टेट में चला गया तो वो वहां पर नहीं है, तो इस वजह से भी टर्नआउट थोड़ा कम हो जाता है। सिमिलरली अनदर इशू इज कि यहाँ पर मोस्टली जो वोटिंग हो रही थी, कुछ बूथ पर ऐसी खबर आई कि वोटिंग को जानबूझकर बहुत स्लो करवाया जा रहा है और इतनी गर्मी में लोग 3-4 घंटे खड़े होकर वोटिंग के लिए कोई नहीं रुकने वाला था। ओके, ऐसे कई जगह से वीडियो सर्कुलेट हुए जहां पर देखा गया कि वोटिंग बहुत स्लो चल करवाई जा रही है फॉर वॉट एवर रीजन। तो ये भी कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से हमें लो टर्नआउट देखने को मिला कल। मणिपुर में तो वायलेंस, प्रधानमंत्री ने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि टाइमली इंटरवेंशन सेव्ड मणिपुर, बट हालात ऐसे नहीं है। मणिपुर सी 72% टर्नआउट एज वायलेंस मर्स दी पोलिंग। पोलिंग स्टेशन पे फिर भी वायलेंस देखने को मिला है। राइट, यहाँ पर यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि एक्सप्लोजन हुए हैं ईरान में। इसराइल ने रॉकेट लॉन्च अटैक वगैरह किया है ईरान पर, बट ईरान कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और एक आध दो हुए हैं बट उससे कुछ नहीं हुआ, जबकि यूएस मीडिया क्लेम कर रहा है कि काफी काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है ईरान में। तो जब तक पूरी शॉर्ट शॉर्ट रिपोर्ट ना हो तब तक हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। बाकी पूरा इशू आपको पता ही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ने बात की है अबाउट दैट फॉरेस्ट एज अ नेशनल एसेट एंड मेजर कंट्रीब्यूटर। अब देखिए, इसमें एक चीज जो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। ठीक है, ये टॉपिक हमने अलग से तैयार किया है क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी की गई हैं जो शायद फॉरेस्ट को डैमेज करेंगी। जैसे एलएसी वगैरह से 100 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। राइट, उसका नक्सलाइट एरिया है जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड, तो वहां के फॉरेस्ट में ये 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रेंज में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है सिक्योरिटी से रिलेटेड। और इसके अलावा सफारी को लेकर तो ऐसे सारे प्रोविजन हमने डिस्कस किए थे वहां पर। ओके, तो इस एक्ट को जरूर रिवाइज कीजिएगा, बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। सिमिलरली एक दो टर्म है यहाँ पे, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट हम लोग जानते हैं, राइट, जैसे कि अगर किसी स्टेट के पास सरप्लस है, किसी कंट्री के पास सरप्लस फॉरेस्ट है जैसे अमेजोन वगैरह, तो वो एक्ट करेगा एज अ कार्बन सिंक। ठीक है, फिर वो उसको ट्रेड कर सकता है दूसरी कंट्रीज के पास जिसके पास फॉरेस्ट सोर्सेज कम है, कि मेरे पास सिंक ज्यादा है तो मैं आपको एक क्रेडिट दे देता हूँ, उसके बदले में आप मुझे पैसे दे दीजिए। राइट, सेकंड इज ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग की जब बात आती है तो हम लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक पेड़ है, नहीं, हम यहाँ पे इसको सिर्फ एज वन ट्री काउंट नहीं कर रहे हैं, बट हम इसको ऐसा काउंट कर रहे हैं कि ये पूरी इकोसिस्टम सर्विसेज जो ये दे रहा है। ठीक है, ये पूरी जो इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है, लाइक इसके इसकी जो लीव्स हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, राइट, कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट कर रही हैं। उसी के साथ ये आपको फ्रूट्स दे रहा है, इसकी कई बार हर्बल रूट्स देता है, या इसी के थ्रू काफी सारी जो फ्लोरा एंड फाउना है उनको हेल्प मिलती है। तो इसकी जो पूरी इकोसिस्टम सर्विसेज है वो हम काउंट करते हैं ग्रीन अकाउंटिंग एंड नॉट जस्ट काउंटेड एज अ ट्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे असर्ट किया है दैट फॉरेस्ट इन इंडिया आर ए नेशनल एसेट एंड ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू नेशंस फाइनेंशियल वेल्थ। And this come at a time when there was a controversial Forest Conservation Amendment Act 2023 that has attracted widespread criticism. इसने फ्री हैंड दिया स्टेट्स को टू रेगुलराइज एनक्रोचमेंट इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड डिटरमिन डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, पेविंग द वे फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। मैं ये एक्ट दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, मेंस के टाइम हम इसको दोबारा डिस्कस जरूर करेंगे। हालांकि मैंने इसको पहले भी पूरा डिस्कस किया है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा एंड सो ऑन। ठीक है, बट मेंस के टाइम हम दोबारा डिस्कस करेंगे। So, similarly, the court said the concepts of carbon credit and green accounting to evaluate a nation's wealth. हम ये दोनों कंसेप्ट यूज करते हैं टू evaluate the nation's wealth क्योंकि फॉरेस्ट भी हमारा एक एसेट ही है। एंड ए कंट्री विद एक्सेस फॉरेस्ट कवर वुड बी इन पोजीशन टू सेल इट्स एक्सेस कार्बन क्रेडिट टू वन इन डेफिसिट। जिस कंट्री के पास एक्सेस होगा कार्बन क्रेडिट का क्योंकि फॉरेस्ट ज्यादा है उसके पास,
तो वो सेल कर सकता है ये क्रेडिट उस स्टेट्स को या उस कंट्री को जो जिसके पास डेफिसिट है। इंडियाज फॉरेस्ट सर्व एज ए मेजर सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया कैन लूज अराउंड 3% टू 10% ऑफ जीडीपी एनुअली बाय ईयर 2100 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इंडिया ने ब्रह्मोस, पहली बार हमने ब्रह्मोस का फर्स्ट बैच डिलीवर कर दिया है फिलीपींस को, ठीक है। इसके अलावा वियतनाम भी एक कंट्री है जिसने इंटरेस्ट दिखाया था कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए, और ब्रह्मोस ही नहीं, ये तेजस भी परचेज करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट है जो कि हमने किसी कंट्री को किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। अब देखिए ये प्रीलिम्स में आपको पूछा जाएगा। फर्स्ट थिंग इज कि ये रशिया इंडिया का जॉइंट वेंचर है, दैट इज वन थिंग। इनका नाम कहां से ड्राइव हुआ है, तो इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर, रशिया की मुसाका रिवर से। सुपरसोनिक मिसाइल है, मैं ये सारे टर्म्स आपको पहले समझाए थे, आज दोबारा एक बार समझा देता हूं। और ये क्रूज मिसाइल है, क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक। तो हमें यहाँ पर जानना क्या होगा, हमें जानना होगा क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक में क्या फर्क है। तो इसको यहीं पे समझते हैं। सी, जब बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है ना, तो ये एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। इस तरीके से पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, राइट। तो ये होती है आपकी बैलिस्टिक। जबकि जो क्रूज होती है वो काफी हद तक ऐसे स्ट्रेट जाके फिर सीधा ट्रेजेक्टरी लेती है, ठीक। यानी कि ये ग्राउंड के काफी क्लोज फॉलो करती है, ठीक, ग्राउंड लेवल के क्लोज। अब जरा एक बात सोचिए कि एक है ये यहाँ से क्रूज मिसाइल आ रही है और ये ऊपर से आई है बैलिस्टिक मिसाइल। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई रडार लगा हुआ है किसी कंट्री का, और रडार आपका जाता है ऐसा सीधी लाइन में। तो रडार जब जा रहा है ना, तो अब देखिए ये जो क्रूज मिसाइल होगी ये जब तक यहाँ आ जाएगी ना तब जाके इंटरसेप्ट होगी। जबकि जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो यहाँ पे इंटरसेप्ट हो सकती है, और अगर यहाँ से बच गई तो वो फिर यहाँ की दोबारा इंटरसेप्ट हो सकती है, राइट। तो आप ये मान लीजिए कि क्रूज मिसाइल जो होती है ज्यादा डेडली होती है, इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा ईजी होता है, राइट, रडार्स के लिए। इसलिए कंट्रीज दोनों मिसाइलें यूज करती हैं। ऑब्वियसली दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज पे आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ओके, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आया कि क्रूज और उसमें डिफरेंस क्या है। ओके, अब फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट बोथ आर गाइडेड मिसाइल, दैट इज फर्स्ट थिंग। बैलिस्टिक मिसाइल की जब हमने बात की तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ये एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। पहले ऊपर की तरफ जाएगी फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वापस से नीचे आएगी। इसमें स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, हाई स्पीड, और एल्टीट्यूड भी ये ज्यादा ऊपर तक जाती है। जबकि जो क्रूज मिसाइल है वो उतना ज्यादा हाई एल्टीट्यूड की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। इसमें इसमें हम लोग सिर्फ इनिशियल फेज में पावर देते हैं। जब यहां से हम ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तभी हम लोग इसको पावर देंगे। उसके बाद ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अपने आप नीचे आके टारगेट को हिट करेगी, राइट। सो वॉट एवर जो भी हमें पावर देनी है इसको, वो सिर्फ इनिशियल फेज में देनी है। क्लियर, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट इज ये मोस्टली यूज की जाती है फॉर हिटिंग द टारगेट एट लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, एंड इनको अगर इनकी क्योंकि अलग अलग रेंज, अभी हम बात करेंगे सुपरसोनिक सबसोनिक, अगर ज्यादा हाई स्पीड हाई हाई वेलोसिटी की है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इनकी जो ट्रेजेक्टरी होती है ना उतनी प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, ठीक है। इनकी ट्रेजेक्टरी को ज्यादा इजिली प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो इनको थ्रू आउट द फ्लाइट आपको पावर देनी पड़ती है, थ्रू आउट द फ्लाइट। यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ इनिशियल इनिशियल फेज में हमने पावर दी थी, उसके बाद ये ऊपर गई अपना, और फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इसने आके अपना टारगेट हिट किया। बट यहाँ पे अलग है, क्रूज मिसाइल में हमें थ्रू आउट द फ्लाइट ही हमें इसको पावर देनी पड़ती है, क्योंकि हमें लो एल्टीट्यूड मेंटेन करना है यहाँ पे, राइट। मैंने आपको कहा कि अगर ये ग्राउंड है हमारा तो ये इस तरीके से जाएगी, और नीचे के बहुत लो एल्टीट्यूड पे ये ट्रेवल करती है, लो एल्टीट्यूड पे, और इसलिए हमें इसको पूरे टाइम पावर देके रखना पड़ता है। नेक्स्ट, ये ज्यादा प्रिसाइज स्ट्राइक करती है, ठीक है, ज्यादा प्रिसीजन के साथ। क्योंकि देखिए ये तो ऊपर तक गई, यहां तक हमने इसको कंट्रोल किया, उसके बाद तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे सीधे अपने टारगेट पे आके गिर रही है। तो हो सकता है टारगेट से थोड़ा सा इधर उधर भी गिरे, ये उतनी प्रिसाइज नहीं थी। बट इसको हम पूरे टाइम गाइड कर रहे हैं, हम पूरे टाइम इसको वेलोसिटी दे रहे हैं, तो हम इसको एग्जैक्ट टारगेट पे हिट करवाएंगे जहां पे हिट करनी है। तो ये ज्यादा सटीक होती है, इसलिए ये ज्यादा प्रिसाइज होती है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। क्लियर। देन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सबसोनिक और उनके बारे में। सबसोनिक मिसाइल, ठीक। हमें पता है साउंड की स्पीड को हम कंसीडर करते हैं 1। अगर लेस देन 1 मैक की स्पीड पे ये ट्रेवल कर रही है तो इसको हम कहेंगे
सबसोनिक मिसाइल। ओके। एंड मोस्टली हम लोग शॉर्ट रेंज के मिशन में इनको यूज करते हैं, जैसे सामने एक आध किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई टैंक्स आ रहे हैं हमारी कोस्ट की तरफ, इंफॉर्मेशन है कि वहां से बॉर्डर से क्रॉस होकर टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हिट किया जा सकता है इसको, राइट। क्रूज मिसाइल मोस्टली मोस्टली क्रूज मिसाइल इसी रेंज की होती है, बट ऐसा नहीं है, और पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जाती थी वो भी सबसोनिक रेंज की ही बनाई जाती है। आजकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम लोग सुपरसोनिक रेंज में यूज करते हैं, जैसे कि हमने ब्रह्मोस यूज किए। सिमिलरली सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक जिसकी स्पीड 1 मैक से ऊपर हो, 1 मैक से ऊपर लेकिन 5 मैक से नीचे, इसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। ऑलराइट, देन अब क्योंकि इनमें स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए जो डिफेंस सिस्टम होगा सामने वाली कंट्री का, जो डिफेंस सिस्टम होगा, ठीक है, ये उसको पेनिट्रेट कर जाता है स्पीड ज्यादा होने की वजह से। इसलिए आजकल सुपरसोनिक रेंज की मिसाइलें ज्यादा प्रेफर की जाती हैं, स्ट्राइक बेटर कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है किसी के भी डिफेंस सिस्टम को। इसलिए इसराइल का आयरन डोम ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो इस स्पीड की आने वाली मिसाइलों को भी रोक लेता है। इसमें भी दोनों कैटेगरी आती है, आपकी क्रूज मिसाइल भी आती है, बैलिस्टिक मिसाइल भी आती है। सिमिलरली फिर हमारी आती है हाइपरसोनिक मिसाइल। इसमें आपकी रेंज होगी 5 मैक्स से ज्यादा, ठीक है, और इट कैन गो एज हाई एज 20 मैक। ये काफी रेवोल्यूशनरी मानी जाती है कि ये जो मिसाइलें आ रही हैं आजकल, ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी मानी जाती है। इनको ये मैन्यूवर भी बहुत ज्यादा कर लेती हैं, ठीक है, अपना रास्ता भी इधर उधर थोड़ा सा बदल सकती हैं, और इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो इनको रोक पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं होता, ठीक है, और काफी प्रिसाइज भी होती है, अपने टारगेट को स्पेसिफिकली हिट भी कर लेती है। चलिए अब थोड़ा सा ब्रह्मोस के बारे में जान लेते हैं, जो कि टॉपिक आया है। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, इनके नाम ड्राइव किए गए फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा रिवर। अगे इसके अलावा इसकी स्पीड है आपकी करीब करीब 2.8 से लेके 3 मैक तक। ओके, दिस इज वन थिंग। इसकी जो रेंज है वो करीब मानी जाती है 300 से 400 किलोमीटर। पहले 290 से ऊपर नहीं जा सकते थे हम लोग, लेकिन जब हमने MTCR ज्वाइन कर लिया, उसके बाद से अब हमें अलाउ है कि हम इसकी रेंज कितनी भी चाहें बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है, जैसे शिप से लॉन्च की जा सकती है, सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है, ठीक है, लैंड से लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा इसमें प्रिसीजन सिस्टम लगाया गया है GPS का, एज वेल एज ग्लोनेस। ग्लोनेस क्या है? ग्लोनेस है रशिया का सैटेलाइट सिस्टम, जैसे हमारा नाविक है वैसे ही रशिया का ग्लोनेस है। और इसी पे क्वेश्चन आया भी था आपको लास्ट ईयर, देखिए कौन सी कंट्री के पास अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें आई थिंक एक ऑप्शन था, आई थिंक कनाडा का ऑप्शन था जो गलत था, तो वो आपका आंसर था उसमें। ये पेलोड कैरी कर सकता है, इवन न्यूक्लियर पेलोड भी कैरी कर सकता है ये। ओके, तो ये हमने कुछ बातें जान ली इसके बारे में जो ब्रह्मोस से रिलेटेड थी। सो याद रखिएगा, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक यानी कि 3 मैक की रेंज है। क्रूज मिसाइल है, यानी कि हमें गाइड करना होगा, इसको पूरा गाइड करना होगा एंड तक, बहुत प्रिसाइज हिटिंग करेगा, ये ग्रेविटी इन्फ्लुएंस पर नहीं आएगा, और इसको हमें पूरे टाइम पावर करना होगा, ठीक है, पावर भी करेंगे, गाइड भी करेंगे रेगुलरली, जब तक कि वो टारगेट को हिट ना कर दे। इसलिए ज्यादा डेंजरस है अपनी स्पीड की वजह से, अपनी प्रिसीशन की वजह से, और अपनी मैन्यूवरिंग की वजह से। $375 million की डील हुई थी विद इंडिया फॉर 3 बैटरीज ऑफ ए शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस, बिकमिंग फर्स्ट एक्सपोर्ट कस्टमर ऑफ ए जॉइंट वेंचर मिसाइल बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये फिलीपींस का प्रोग्राम है, होराइजन 2 ऑफ रिवाइज आर्म फोर्सेज ऑफ फिलीपींस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इट इज वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इट विल प्रोवाइड deterrence against any attempt to undermine our sovereignty and sovereign rights। ये फिलीपींस कह रहा है, क्योंकि उसका चाइना के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता रहता है साउथ चाइना सी में। इंडिया के DRDO और रशिया के NPO ने मिलकर बनाई थी दोनों, ब्रह्मपुत्रा मॉस्कवा रिवर पर बेस्ड है। मिसाइल इज केपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च फ्रॉम लैंड, सी, सबसी यानी सबमरीन, एयर, अगेंस्ट सरफेस, एज वेल एज सी बेस्ड टारगेट, एंड हैज बीन लॉन्ग इंडक्टेड बाय इंडियन आर्म फोर्सेज। ओके, आगे चलते हैं। फॉसिल, यहाँ पे फॉसिल मिला है एक स्नेक का विच इज एज लॉन्ग एज आज की मॉडर्न स्कूल बस। ओके, और ये मिला कहाँ से? कच्छ से। तो IIT रुड़की की टीम ने डिस्कवर किए हैं फॉसिल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक दैट एवर एक्सिस्टेड एंड लाइकली लिव्ड 47 मिलियन ईयर एगो, यानी कि इयोसीन पीरियड में कच्छ में रहता था। ओके, इसका नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस। 10 मीटर से 15 मीटर का है, एज लॉन्ग एज मॉडर्न डे स्कूल बस। It belonged to now extinct Matosoidae snake family. Vasuki indicus existed at a time when Earth looked quite different.
ये तब एग्जिस्ट करता था जबकि इंडिया अलग नहीं था। इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका तीनों कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, ठीक है, जो कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में पढ़ते हैं। फ्रॉम अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ अमेरिका वर वन कंजॉइंट लैंड मास, ठीक है। तो ये वासुकी इंडिकस का नाम याद रखिएगा, स्नेक की प्रजाति है, इसके फॉसिल्स मिले हैं हमसे और हमें, और सबसे लॉन्ग माना जाता है। वी हैव टेकन स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट नक्सल्स। तो नक्सलिज्म पे मैं ऑलरेडी आपके साथ मेंस 450 प्लस में टॉपिक कर चुका हूँ। गवर्नमेंट की जो भी इनिशिएटिव है वो भी डिस्कस किया और उसकी पूरी हिस्ट्री भी हमने डिस्कस की है। एक तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल वे में बोल रहे हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान से टेरर सप्लायर स्ट्रगल फॉर फूड, ये पाकिस्तान के रेफरेंस में बोल रहे हैं, बट द थिंग इज कि पूरा देश आपसे क्वेश्चन कर रहा है ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ऑन इन्फ्लेशन एंड ऑन इनइक्वालिटी, बट आप ले रहे कि अपनी स्पीच पे सिर्फ पाकिस्तान, कभी मंदिर, कभी कुछ, मतलब वही चल रहा है। बीजेपी अब भी सीखने को तैयार नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन अलग है, लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है। उनकी लाइफ प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन, उनकी प्रॉब्लम इनइक्वालिटी है। 1% people holding 40% wealth, 1% people earning 27% of the annual income, ये प्रॉब्लम है। बट ये आपसे बात करते रहते हैं सिर्फ पाकिस्तान की, मंदिर की, दैट्स ऑल। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं देश में। इसराइल एंड टू स्टेट सॉल्यूशन, वो पैलेस्टीन का इश्यू हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा कवर कर चुके हैं इसको पूरा, ठीक है। इसकी पूरी हिस्ट्री भी बताई थी मैंने आपको इसराइल पैलेस्टीन की इन मेंस 450 प्लस। और साथ में एक टॉपिक में हमने इंडिया के रेफरेंस में भी चीजें कवर की थी कि इंडिया का क्या स्टैंड है, यूएसए का क्या स्टैंड है इस पैलेस्टीन को लेकर, और इसराइल का खुद का क्या स्टैंड है, ठीक है, और अरब कंट्रीज का क्या स्टैंड है। तो वो सब हम डिस्कस करें। दिस कुड बी दी वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल जो आपको न्यूज में मिलेगा आज। काफी अच्छा लिखा है इसमें। इन्होंने बताया है कि साइंटिफिक कम्युनिटी की क्या विश है फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट। अब चाहे यही गवर्नमेंट वापस आए या अगली गवर्नमेंट आए, पहले इस गवर्नमेंट के बारे में कुछ बातें बता देता हूं जो कि इसरो के साइंटिस्ट ने एक बार अपने डिस्कशन में बोली थी। इस गवर्नमेंट ने पहली बात तो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो ग्रांट्स आते थे वो कम कर दिए गए। उनका ये कहना था, गवर्नमेंट का स्टैंड, कि ये ग्रांट्स जो दिए जाते हैं ये एफिशिएंटली यूज नहीं किए जाते हैं। लोग रिसर्च के नाम पे पैसा लेते हैं और अपना कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में दूसरे एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं। कुछ हद तक ट्रू भी है, आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह ट्रू नहीं, कुछ हद तक है। अगर आप देखेंगे अपने आसपास कॉलेज में जाके पीएचडी वगैरह में, तो आप देखेंगे लोग एकदम रबिश टाइप की चीजें पीएचडी में पब्लिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम तो रिसर्च कर रहे हैं और फंड ले रहे हैं गवर्नमेंट से, वो अपनी जगह है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इनका सीरियस कंसर्न्स भी थे कि इन्होंने कहा था कि डीआरडीओ में इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को जानबूझकर पेमेंट डिले की जाती है ताकि वो लोग माइग्रेट कर जाएं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ। और प्राइवेट की तरफ माइग्रेट करने का मतलब ये है कि जब राफेल वगैरह का हुआ था, ठीक है, एचएएल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट लेके अडानी ग्रुप को दे दिया गया। अडानी ग्रुप के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसके पास कोई मैन पावर नहीं थी। अब वो मैन पावर कहाँ से आएगी? आप एचएएल में इंजीनियर साइंटिस्ट को सैलरी पे मत कीजिए टाइमली, उनको कोई इंसेंटिव मत दीजिए, कोई ग्रांट मत दीजिए। डीआरडीओ में भी आप यही चीजें कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो मैन पावर है वो अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल बेनिफिट को क्या करेंगे, वो यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ चले जाएंगे, इन प्राइवेट ग्रुप्स की तरफ। इन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाए थे कि रिलायंस, अनिल अंबानी की रिलायंस, उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया जबकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था डिफेंस वेपन्स बनाने का, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें गवर्नमेंट जानबूझ करती है। इसरो में जब मंगलयान, सॉरी, हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई कि यहाँ पे बैठे हुए इंजीनियर्स, ठीक है, इन इंजीनियर्स को 3 साल से इनकी सैलरी पे नहीं की गई है। ये जानबूझकर किया जाता है जब आपको एक प्राइवेट कंपनी को फायदा देना होता है, क्योंकि उसके पास मैन पावर नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, जैसे नेक्स्ट आई स्टार्ट हुआ, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसने क्या किया, सीधे सीधे बाजीराम की फैकल्टी को अपनी तरफ बुला लिया, उसने ज्यादा पैसे देके बुलाया। बट यहाँ सोचिए कि इंसान नहीं जाना चाहेगा कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ूं प्राइवेट के यहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो उसमें फिर क्या कंसर्न आया कि 3 साल से अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही तो आप क्या करोगे इस गवर्नमेंट जॉब में रह के। तो फिर उनको डीआरडीओ, एचएएल जैसी चीजें छोड़ के कहाँ जाना पड़ता है, अडानी और रिलायंस कंपनीज की प्रोजेक्ट्स में, राइट। ये जानबूझकर किया जाता है। एनीवे, ये तो हो गई बातें आपको समझाने के लिए जो कि रियलिटी है, बट मीडिया आपको दिखाता नहीं है, तो आप लोग वोट देते रहते हो बीजेपी को, बट सच्चाई कुछ और है ग्राउंड लेवल पर। एनीवे, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कि नई गवर्नमेंट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है साइंटिफिक कम्युनिटी की। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन, इंडिया अपनी करेंटली जीडीपी का सिर्फ 0.7% स्पेंड करता है, right? हमें इसको बढ़ाना है अप टू 4% जीडीपी। तो पहली इनकी डिमांड है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज नेशंस जीडीपी ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स। नाउ सी, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात की थी, हमने आपके साथ एक सेशन भी किया था एनआरएफ पे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पे, ठीक है, मेंस 450 में हमने ये सेशन किया था।
तब मैंने आपको बहुत अच्छे से कुछ फैक्ट्स याद भी कराए थे कि इसराइल है वो 4% स्पेंड करता है, ठीक है, और भी कई कंट्रीज है वो, इसराइल 6% करता है, 4% इज इन साउथ कोरिया, यूएसए वगैरह, ये सब 4% तक सबने किया है। हमने 4% का टारगेट रखा है, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 0.6 स्पेंड कर रहे हैं। अभी 0.6 में भी जो 70% आ रहा है वो पब्लिक फंडिंग आ रही है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, और सिर्फ 30% जो आ रहा है वो आ रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, राइट। तो ये तो बेसिक फैक्ट्स हो गए जो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा बनाएंगे। सिमिलरली हमें हमें जरूरत क्या है, सबसे पहले जरूरत है हमें कि हमारी स्किल्ड मैन पावर हो। लेकिन हमारे यहाँ आज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जिस लेवल का एजुकेशन है, हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि वहां की रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कुछ निकल के आएगा। सो हिज फर्स्ट डिमांड इज कि आप एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड इंक्रीज बाय एटलीस्ट 50%। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है अनुसंधान एनआरएफ, वेयर प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 36,000 करोड़ ओवर 5 ईयर। अब एनआरएफ पे पूरा लेक्चर किया हुआ है हमने, मैंने उसमें आपको बताया था 50,000 फंडिंग की जाएगी, जिसमें से 14,000 गवर्नमेंट देगी और 36,000 प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ओके, बट इससे फंडिंग देने से काम नहीं बनेगा, ये फंडिंग अच्छे से यूटिलाइज हो उसके लिए हमें जरूरत है टू रेज द स्किल्ड साइंटिफिक वर्कफोर्स, टू स्पेंड द मनी जुडिशियली एंड ब्रिंग न्यू एंड नर्चरिंग एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डिमांड। इस आर्टिकल के नोट जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके की चीजें लिखनी होंगी। सेकंड, public sector institutions, physical and intellectual infrastructure such as universities, research institution, college वगैरह, they must be improved. Okay, पहला तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेबोरेटरीज अच्छी नहीं है, इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं है। दूसरा इंटेलेक्चुअल, यानी वहां पे मिलने वाला जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन दिया जाता है वो भी उतना अच्छा नहीं है। तो पहले तो हमें ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है। Modernizing science laboratory in undergraduate colleges, state and central universities, specialized research institution is required. बट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने से कुछ नहीं होगा। ओके, इट विल, अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट ओनली रिक्वायर हायरिंग मोर क्वालिटी टीचर्स। अब देखिए टीचर्स की हालत ये है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, मैं टॉप यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा, बट मेजोरिटी जो कॉलेजेस है इंडिया में, उनकी हालत कुछ इस तरह की है दैट जब उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता, जब उनको कहीं जॉब नहीं मिल पाता ना, तब आकर वो टीचर बनता है मजबूरी में। दैट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। तो हमें क्वालिटी टीचर्स की जरूरत है, ऐसे लोग ही नहीं जो जॉब कहीं नहीं मिली तो टीचर बन गए। हमें ऐसे टीचर चाहिए जो बाकी पैशनेट हो टीचिंग के लिए और उनमें वो एबिलिटी भी हो। क्वालिटी टीचर्स एंड रिसर्चर्स टू फिल सैंक्शन पोजीशन बट ऑल्सो डबलिंग दैट नंबर इफेक्टिवली ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। तो उसके लिए गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है। दिस विल ओनली हेल्प इफ वी हैव ए रोबस्ट एंड अनबायस्ड सिस्टम टू ब्रिंग द बेस्ट। अब इसलिए हमें एक अच्छा सिस्टम चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने खुद ये कहा था कि एम्स में पैनल में जो रिक्रूटमेंट पैनल था वो बायस था। ये खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। उसने कई ओबीसी के कैंडिडेट्स को सिर्फ कास्ट की वजह से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और सेम एलिगेशन लगे थे जीबी पंत यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश पे। उसने भी, उसको सब सब कैटेगरी में कैंडिडेट मिले यार, उसको एससी एसटी यहाँ तक कि फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में भी कैंडिडेट मिल गए, बट ओबीसी के आगे लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल। उन्हें पूरी ओबीसी में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। तो ये जो बायसनेस है वो भी जरूरी है, इसको ध्यान रखना कि रिक्रूटमेंट पैनल में वो बायसनेस ना हो कि आप उसका टैलेंट है या आप उसकी कास्ट देख के सिलेक्ट कर रहे हो। ऐसा ही एक शेयर किया था आईआईएम के एक प्रोफेसर ने जो कि यादव थे। उन्होंने कहा था कि मैंने यहाँ पे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा हूँ मैं रिक्रूट इस बोर्ड के सामने, कि मेरा प्रोजेक्ट अच्छा होने के बाद भी मुझे निकाल दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये बायसनेस है सिस्टम में, तो ये इसका ध्यान रखना होगा गवर्नमेंट को। थर्ड इज मेकिंग हायरिंग इन एजुकेशनल एज वेल एज रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स दैट आर ट्रांसपेरेंट, फास्ट एंड फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस। ना आज यूनिवर्सिटीज में जो भी अधिकतर वाइस चांसलर बन के बैठे हैं, दे आर नॉट एक्सपर्ट एट ऑल। अधिकतर जो हैं वो आरएसएस से एफिलिएटेड लोग बन के बैठे हुए हैं, पॉलिटिकली बाइस लोग बैठे हुए हैं। Now, the criteria for selection should be strictly based on merit, with a competent committee capable of choosing the right person for right job, free from any outside influence. It should be at most 6 months कि आप एप्लीकेशन जो निकालते हो उसके 6 महीने के अंदर आप अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। ऐसा नहीं कि 2-2 साल तक रिक्रूटमेंट ही चल रहा है उस चीज का, और ये होता है हमारे यहाँ। ठीक है, और इन्फ्लुएंस है, गवर्नर से रिकमेंडेशन लगवा लिया, चलिए हमें अपॉइंट कर दीजिए यहाँ पे प्रोफेसर के उस पे, और आप अपॉइंट हो जाते हो। इस तरह की चीजें हैं इंडिया में। तो थर्ड इज कि हमें एक तो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, दूसरा कि किसी भी तरह का आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ जो बेस्ट पर्सन हो उसको अपॉइंट कीजिए उस जगह पर। और अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन से लेके अपॉइंटमेंट तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 6 मंथ होना चाहिए। ये तो अच्छा आर्टिकल लिखा है काफी। फोर्थ पॉइंट,
ए रोबस्ट साइंस ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम टू फैसिलिटेट रिसर्च विल बी रिक्वायर्ड, ताकि रेड टेपिज्म कम हो। ये नहीं कि एप्लीकेशन तो दी है मैंने मगर वो ग्रांट मिल ही नहीं रहे। ओके, यहाँ फॉर्म भरो वहां फॉर्म भरो वगैरह वगैरह। फास्टर एंड टाइमली ग्रांट दिया जाए, स्टूडेंट फेलोशिप डिस्पर्स की जाए, एंड दैट डिमांड्स नो हार्ड कॉपी सबमिशन, मतलब फॉर्म वगैरह ज्यादा ना भराए जाए। It gives autonomy to individual scientists on how and what they want to spend on their research. Okay. Various department need to streamline fund dispersal to scientists in time. इसके अलावा गवर्नमेंट, अब ये एक दिन और हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि आप जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, कई रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा था कि देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल है ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो आप हमारे लिए मैंडेटरी मत कीजिए कि हमें यहीं इसी मार्केट से परचेज करना है। अगर हमें अच्छी क्वालिटी की चीज कहीं और मिल रही है तो हमें वहां से परचेज करना भी अलाउ किया जाए। राइट, ये डिमांड किया था कई यूनिवर्सिटीज ने। तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देनी भी होगी कि रिसर्च के लिए आपको जो इक्विपमेंट जहां से चाहिए वहां से ले लो। द फ्लेक्सिबिलिटी टू परचेज फ्रॉम प्लेसेज अदर देन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू साइंटिस्ट टू डिविएट फ्रॉम द जनरल फाइनेंशियल रूल्स। Fifth is the freedom to speak and write on their subjects based on evidence and which is free from interference. अब एक आईआईएम के प्रोफेसर थे, उन्होंने एविडेंस के साथ बताया था कि बीजेपी का जो पैटर्न था, ठीक है, इलेक्शन में, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था ईवीएम के बेस पर। उन्होंने भी तो एविडेंस ही प्रूव किया था, और फिर गवर्नमेंट ने वहां पर आईआईएम को कहा कि इस आदमी को डिसमिस करो, बट वहां के डायरेक्टर ने मना कर दिया था डिसमिस करने से। उसी के बाद फिर गवर्नमेंट लेकर आई आईआईएम अमेंडमेंट बिल, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसमें अपना जो रोल था, जो कंट्रोल था, वो और ज्यादा एनहांस किया। इस बिल नहीं, अब तो खैर एक्ट बन चुका है, इसको तैयार करके जाइएगा। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ने आईएम्स पे अपना कंट्रोल बढ़ाया है आफ्टर दीज ऑल दीज एलिगेशन। क्योंकि कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कहते हैं नो, अगर काम अच्छा है, एविडेंस बेस्ड है, तो हम क्यों विड्रॉ करें, रिसर्च पेपर है, क्यों विड्रॉ करें। बट गवर्नमेंट कहती नहीं नहीं, ये विड्रॉ कीजिए आप। Academia without flourishing startup ecosystem will not produce innovation. They should be granted full autonomy to individual scientists to take leave to form companies and flexibility in hiring the right scientific staff in their laboratories without excessive paperwork and administrative process. The freedom to spend money on where they deem fit to travel to nation and international conference etc. ये सब अलाउ किया जाए। ओके, तो अच्छा आर्टिकल था। फाइनली दिस इज अ वंडरफुल कंक्लूजन। इसको आप एज इट इज अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा। फॉर इंडिया टू एस्पायर टू बी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050, the incoming government must improve the ease of doing science and provide scientists the complete freedom to think and implement away from excessive bureaucratic and administrative process and paper। अच्छा कंक्लूजन है, इसको नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में। आदिवासी आइडेंटिटी है, लेकिन ये बीजेपी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, क्योंकि इलेक्शंस हैं तो वो कैसे आदिवासी इसको वो कर रही है अपनी तरफ। ओके, ये भी वही उसी का कंटिन्यूशन है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब देखिए यहाँ पर ये लोग हैं जो लोग साड़ी बनाते हैं, लेकिन इनकी बनाई हुई साड़ी कैसे जाके कंचीपुरम के नाम पे बेची जाती है और फॉरेन में एक्सपोर्ट भी की जाती है। इवन चेन्नई तक आते आते ये जो साड़ी है ये आपकी 25,000 की बिकती है, ये जबकि इनसे खरीदी जाती है सिर्फ 7,000 रुपए में। और ये कह रहे हैं जो भी मिडिल मैन है ना वो सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे में पिच कौन रहा है? आम आदमी। Madanapalli is famous for excellent quality of silk sarees. Our sarees are sold elsewhere as Kanchipuram sarees. Okay, and most customer cannot even tell the difference. वो मदनपल्ली की ही सिल्क साड़ियां कंचीपुरम साड़ी के नाम पे बेची जा रही हैं, एंड उनके बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जबकि कंचीपुरम साड़ी के पास जीआई टैग है, लेकिन मदनपल्ली साड़ी के पास जीआई टैग नहीं है। जबकि देखोगे अगर तो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता आपको। दूसरा, वीवर्स की डिमांड है कि आप हमें थोड़ी सी सब्सिडी दीजिए, क्योंकि हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है जबकि आउटपुट हमें उतना ज्यादा अच्छा मिल नहीं रहा है। बट प्लीज आप इस गवर्नमेंट से विश मत कीजिए ऐसी, क्योंकि सब्सिडीज दी जाती है 50,000 करोड़ का लोन लेने वाली कंपनीज को। ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए का लोन वो लेते हैं और उसका 450 करोड़ देकर राइट ऑफ करवा लेते हैं बाकी का लोन, जस्ट 1% पे। बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स ये सब काम कर रहे हैं। मैंने विद प्रूफ आपको एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में दिखाया था ये सब। ठीक है, बट लोगों के लिए ये मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आते हैं, वो सुनते हैं पाकिस्तान मंदिर, दैट्स ऑल, वो वोट देने चले जाते हैं। वो ये नहीं देख पाते हैं कि बैंक से लोन लेके राइट ऑफ करवा के आपका नुकसान हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए गवर्नमेंट का जो देश पर कर्ज था, जो कि हार्डली 50 लाख करोड़ था 2014 में, वो आज बढ़ के 205 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। बट लोग देख नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है इससे हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, नाउ इनका कहना है कि जो इनपुट कॉस्ट है 40 से 55% बढ़ गई है हमारी। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया कि फादर को ज्वाइन करती हैं 3 बच्चियां और उम्र देखिए इनकी 12, 15, 18 साल,
All three girls join the parents at the loom, helping them earn extra money. देखिए, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी हो, हॉस्पिटल, एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, खासकर स्कूल। ओके, आपने बस जब भी आप इनसे आर्ग्यू करोगे ना, ये लोग कहेंगे आपने 2014 में कोई लैंड खरीदा होता 10 लाख का, तो क्या आज वो 10 लाख का ही होता, वो 50 लाख का बिकता। अरे कितने लोग खरीद रहे हैं यार लैंड। जब इनकम नहीं बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप बस फ्लॉड लॉजिक जब देना होता है इनको मीडिया में आके, तो वो यही इसी तरह की लॉजिक देते हैं। मदनपल्ली, मोस्ट एजेंट्स दैट इज मिडिल मैन, वर्कर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये मदनपल्ली से साड़ी लेते हैं, चेन्नई में जाते हैं, वहां पे साड़ी इनको देते हैं सिर्फ 7,000 रुपए, वहां ले आके बेचते हैं 25 से 30,000 के बीच। ओके, और ये बेची जाती है, एक्सपोर्ट भी कर दी जाती है अब्रॉड, वो भी कंचीपुरम साड़ी के नाम पे, जबकि ये है नहीं कंचीपुरम। ठीक है, ऑल आर हार्ड वर्क गोज अनरिकॉग्नाइज्ड, बट नो, बट गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न अबाउट दैम। अब यहाँ पे देखिए रेलवे वर्कर्स की हालत क्या है। इसका सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, इवन ये भी यही कह रहे हैं कि जो डिले होता है ना रिक्रूटमेंट में, जो आप 5-5 साल वैकेंसी निकालते हो, इस वजह से सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंट पड़ी हुई है 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट नहीं फिल कर रही गवर्नमेंट। 5 आदमियों से कह रही है कि 12 आदमियों का काम करो। अब उसमें क्या होगा यार, इंसान की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। वो सोचता है मैं ये काम अगर एफिशिएंटली खत्म कर लूंगा तो अगला काम आ जाएगा कि अभी तुम्हारा वर्क का टाइम नहीं हुआ, चलो ये वाला काम खत्म कर लो अब। ओके, तो इसमें इंसान ओवरबर्डन हो जाता है। अभी एक आदमी ने सुसाइड किया, ये आर्टिकल शुरू उसी से हुआ है कि एक टीटी था, ये को चेक कर रहा था, तो उसके बाद इसको पुश कर दिया गया बाहर एंड ही डाइड। ओके, सिमिलरली आप जाके देखिए, आज थर्ड एसी तो छोड़िए, आप सेकंड एसी में भी ऐसे हाल है जैसे जनरल कोच हो ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने जानबूझकर जो जनरल कोचेस हुआ करते थे उनके नंबर को घटा दिया, रिड्यूस कर दिया उसको जानबूझकर, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें लोग बिना टिकट चढ़ते हैं। तो आज वही लोग थर्ड एसी और सेकंड एसी में चढ़ रहे हैं। फिर टीटी जब इनको रोकने आया कि तुम लोग कैसे घुस गए इसमें, तो उसको धक्का दे दिया गया एंड ही डाइड। अब जरा एक बार रूल पढ़िए, टीटी इंक्लूडिंग योर women, they are mandated to verify the credentials of the passenger on 3 coaches। एक टीटी को अलाउ होता है कि 3 कोचेस के पैसेंजर्स को आपको चेक करना है, ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है, देयर आर 24 कोच ट्रेन विद जस्ट 1 टीटी। इतना वर्कलोड बढ़ा रखा है आपने, क्यों? क्योंकि आप नए टीटी की रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो जितने हैं उन्हीं से ओवरबर्डन करवाए जा रहे हो। Even the newly launched Vande Bharat trains do not have toilets for loco pilots and train cars. Okay, they doesn't have toilets। और आप प्रमोट क्या कर रहे हो कि हम विमेन को पायलट बना रहे हैं, ठीक है, विमेन को आप लोको पायलट बना रहे हो, उसको गार्ड बना रहे हो, आपके पास टॉयलेट्स तक नहीं है इंजन में। This is despite that National Human Rights Commission directing railways in 2016 to provide air conditioning and toilets in the engine room। उसके बाद भी आपने नहीं किया, ठीक है। देखिए रेलवे का अगर आप देखोगे ना, तो पब्लिक को और ज्यादा महंगा पड़ा है। पहले 100 रुपीज लगते थे आपके तत्काल चार्जेस, जो गवर्नमेंट ने बढ़ा के 300 रुपीज कर दिए, ठीक है। दिस इज वन थिंग। 12 साल के बच्चे का हाफ टिकट लगता था, जो कि अब आपने फुल टिकट कर दिया। दिस इज सेकंड थिंग। 55 ईयर्स से ऊपर के जो ओल्ड लोग हैं उनको सब्सिडी मिलती थी, आपने ये भी खत्म कर दी, ऑल इन द नेम ऑफ कि रेलवे का खर्चा ज्यादा है। उसके बाद भी आपकी फैसिलिटीज देखिए, ठीक है। आज थर्ड एसी सेकंड एसी में ट्रेवल करना मुश्किल है, ठीक है। वेट लिस्ट, आप इतनी लंबी लिस्ट बनाते हो, एक सेकंड, वेट लिस्टिंग इतनी लंबी लिस्ट बनाई जाती है कि उसकी क्लियर होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। उसमें फिर आप कह देते हो कि चलिए आपके टिकट के पैसे रिफंड हो रहे हैं, बट द थिंग इज कि जीएसटी के नाम पे आपके 150 रुपए काट लिए जाते हैं, जीएसटी, प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्जेस ऑन दैट। तो ये 150 रुपए पैसेंजर से आपने काट लिए बेवजह, जबकि उसको आपने सर्विस दी ही नहीं, उसने ट्रैवल किया ही नहीं। तो फिर आप इतनी वेट लिस्टिंग, इतनी लंबी लिस्ट बनाई क्यों रहे हो? आप बोल दीजिए कि अब ये वेट लिस्टिंग नहीं दी जा सकती आपको, और या तो फिर आप उसका पूरा पैसा रिफंड कीजिए। ऐसे कर करके अभी थोड़े दिन पहले ही हमने इंडियन एक्सप्रेस में देखा था कि रेलवे ने 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए सिर्फ टिकट कैंसिलेशन करके, राइट। तो ये सब जनता को लूटने के ही तरीके हैं, और फिर आप ये पैसा पब्लिक की जो फैसिलिटीज को इंप्रूव करने में भी लगा रहे हो। आप कहां लगा रहे हो? 6.5 लाख रुपीज पर कटलेट लगाए जाएंगे 3D पीएम मोदी के 50 से ज्यादा स्टेशन पर। 1.5 लाख के लगाए जाएंगे 2D कटलेट्स, ताकि आप वहां पे सेल्फी ले सकें पीएम मोदी के साथ। ये रेलवे कर रहा है अपने 50 से ज्यादा स्टेशन पर। इसके लिए आप ये सब बर्दाश्त कर रहे हो, इसके लिए आप ये पैसे दे रहे हो, ये सब सब्सिडीज आपने बाय कौन की है? इनके साथ सेल्फी लेने के लिए। क्या अगर इतनी ऐसी मूर्खता देखने के बाद भी लोग वोट देते हैं, तो फिर only God can help this country। There have been occasions when I have worked
15 hours and served in excess of 72 hours outstation duty since there is major delay in filling vacancies. Now this is the main reason. Okay, इतने एक्सीडेंट्स भी हम देख चुके हैं, सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट वैकेंसी फिल नहीं करना चाहती। खुद मल्टीपल पेंशन लेंगे लेकिन बच्चों से कहेंगे कि आप 4 साल सर्विस करके रिटायर हो जाओ। अधिकतर जो जॉब्स हैं सी एंड डी ग्रेड की, चाहे वो सफाई कर्मचारी की हो, सिक्योरिटी गार्ड की हो, या आउटसोर्स की जा रही हैं कि नहीं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाओगे, आप एक प्राइवेट कंपनी को हम लमसम अमाउंट दे देंगे, वो आपको रिक्रूट करेगी, वही आपको सैलरी देगी, हम तो सिर्फ उसको लमसम अमाउंट दे देंगे। अभी जो प्राइवेट कंपनी भी होगी ना, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, वो भी किसी ना किसी नेता के बच्चों से जुड़ी होगी। ठीक है, और अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? आप लोग। और देखिएगा आप, अगर 24 चुनाव बीजेपी ने जीता ना, तो काफी सारी जो सी और डी ग्रेड की जॉब्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड से लेके सफाई कर्मचारी तक, ये आउटसोर्स कर दी जाएंगी, ये रिक्रूटमेंट करेगी नहीं गवर्नमेंट। For decades, railway engineering wing officials have been crying foul through memoranda and strikes about subhuman working condition and delay in filling vacancies, including off-track maintenance staff, despite its direct implication on safety of trains. उसके बाद भी गवर्नमेंट वैकेंसी फिल नहीं करना। यार ये लोग इस तरीके से वैकेंसी रोक के बैठे हैं जैसे इनको जेब से पैसा देना हो। और उसके बाद देश पे कर्जा भी बढ़ाए जा रहे हो, 50 लाख करोड़ का 200 लाख करोड़ हो गया आपका। कहाँ जा रहा है फिर पूरा पैसा? बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोन राइट ऑफ करने में। A key man attempted his suicide in Kollam, alleging in suicide note that he was being forced to do additional work and harassed by an official who supervised the people on track up upkeep duty. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इनके पीछे के रीजंस देखिए, आपसे भी न्यूज में देखिए, पीछे के रीजंस देखिए, तब आप समझेंगे कि ये गवर्नमेंट वो नहीं है यार जो इस वक्त देश को चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो वैकेंसीज रोक के बैठी रहे सिर्फ। ना अगर अभी हमने उसने देखा था कि इवन आईआईटी से भी 34% रिक्रूटमेंट नहीं हुए, ठीक है, 34% वर लेफ्ट जॉबलेस, प्लेसमेंट नहीं हुआ 34% ग्रेजुएट्स का आईआईटी से, जो कि माना जाता था कि बस एक बार आईआईटी पहुंच गया लाइफ सेट है। इवन यहाँ पे देख लीजिए आईटी फर्म जैसे हमारे टाटा, इन्फोसिस, विप्रो हैं, इनका भी कहना है कि फर्स्ट टाइम इन ए डेकेड वी सी ए डिप इन हेडकाउंट, यानी कि जितने लोग ये लोग रिक्रूट करते थे उसमें हमें शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब रिक्रूट करना नहीं चाहती, वैकेंसी रोक के बैठी है। प्राइवेट जॉब रिक्रूट कर नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी चीजों की इतनी डिमांड नहीं है, तो फिर कहां जाओगे? गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट काम कीजिए, प्राइवेट काम कीजिए। देखिए प्राइवेट काम करने के लिए मार्केट में डिमांड चाहिए। आपको लॉजिक दिया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करते हैं बच्चे? खुद का काम करो। एक चाय वाला था, वो कहता है कि मैंने 50 लाख का घर खरीदा, चाय बेची। तो भाई तू चाय बेच पा रहा है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, लाखों लाखों स्टूडेंट्स यहाँ आए जो तेरे यहाँ आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो तू भी नहीं होगा। दिस इज द फैक्ट। ओके, मनमोहन सिंह ने गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि उनका कहना था कि यहां से जब बच्चों को जॉब मिलती है तो हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ता है, उसकी सैलरी आएगी, हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ेंगे। ठीक है, फिर घर में वो अपनी चीजें खरीदेगा, वो बच्चे के एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा, वो हाउस होल्ड इक्विपमेंट खरीदेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेगा, तो डिमांड जनरेट होगी और फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो होंगी वो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी और प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। ऑफिस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्राइवेट वाले और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तब जाकर। तो शुरुआत कहां से हुई? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से। गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट बढ़ाया, मार्केट में डिमांड जनरेट हुई, फिर प्राइवेट वालों ने देखा कि हमारे प्रोडक्ट से डिमांड ही नीचे, तो उन्होंने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो गवर्नमेंट से भी एम्प्लॉयमेंट मिला, प्राइवेट से भी एम्प्लॉयमेंट मिला, और फिर आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड को बेटर यूज कर पा रहे हो। बट इस गवर्नमेंट ने दोनों खत्म कर दी। उसने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का बिल्कुल नाश लगा दिया, पूरा खत्म कर दिया। उस वजह से क्या है कि मार्केट में वो डिमांड ही नहीं है, और उसके लिए फिर प्राइवेट फर्म भी है कि हम किसके लिए रिक्रूटमेंट करें जब हमारे लिए नीचे डिमांड ही नहीं है। तो ओके, तो ग्लोबल इश्यूज अपनी जगह है, बट इस गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली 30 लाख से ज्यादा नौकरियां रोककर 30 लाख परिवारों के घर में जाने वाले पैसे को रोका है, क्योंकि वो डिमांड जनरेट करता मार्केट में प्राइवेट के लिए। Once a major employment driver in the country, the IT service firms have seen a reduction in their workforce for the first time in at least a decade. एक रीजन ग्लोबल स्लोडाउन भी है। यहाँ पे बच्चे अधिकतर चाहते थे टू लर्न द बेसिक कोडिंग्स, कॉलेज वॉलेज में तो खैर कुछ नहीं सिखाया जाता है, वहीं जाके सीखते थे। दे सिंपली रिड्यूस हायरिंग टू द लेवल्स लोअर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड लिविंग देम। There is dearth of jobs in IT sector for engineers expected to continue in 25 fiscal 2। और अगर ये गवर्नमेंट आई है तो और ज्यादा बुरा होगा। आई गारंटी बहुत ज्यादा बुरा दौर होगा अगर ये गवर्नमेंट दोबारा रिपीट होती है तो। बिकॉज इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि रिक्रूटमेंट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ना प्राइवेट वाले कुछ कर पाएंगे ना। इवन पता है कल इलेक्शन जब हो रहे थे तो कई लोग कह रहे थे कि छोटे जो व्यापारी, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस करना मुश्किल हो गया है,
उतनी डिमांड ही नहीं है मार्केट में कि हम लोग ये काम करें। सेम चीज आप आज यूट्यूब पे देख लीजिए ना, ठीक है, आज कितने चैनल्स आ गए यूट्यूब पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने के लिए। क्यों आए? क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, नंबर ऑफ जॉब्स कम कर दी गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम ही होता था, और भी एग्जाम्स होते थे, लोग चले जाते थे उनमें, बट आपने 6-6 साल वो एग्जाम नहीं कराया, कई बच्चे ओवर एज हो गए। स्टेट पीएससी की बात करें तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां करप्शन से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। पटवारी से लेके एसआई रिक्रूटमेंट से लेके स्टेट पीएससी ऑफ छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, जहां जाना है देख लो, बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। पैसा फेंको, नौकरी लो, काम चल रहा है। अल्टीमेटली वो टैलेंट वाला लड़का क्या करता है, वो यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करता है या किसी कोचिंग में पढ़ाना शुरू करता है। अब कोचिंग्स भी इतनी है, कितना कॉम्पिटिशन है। ओके, अब ये अगर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कम करती जाएगी तो आने वाले स्टूडेंट्स भी कम हो जाएंगे, तो फिर ये जो चीजें चल रही है ये भी डिक्लाइन हो जाएंगी। और फिर आप कहते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, किसके लिए बनो? डिमांड तो हो मार्केट में, आप तो सब बर्बाद करने पे तुले हो। अग्निवीर लाकर आपने जो आर्मी की इसकी इंस्टीट्यूट जो तैयारी कराते थे आर्मी की एग्जाम की, उनमें बहुत मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला है। मुझे उस जगह का नाम नहीं है, राजस्थान की कोई डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पर कोचिंग्स लगभग बंद हो गई हैं। उन कोचिंग के साथ वो सब भी बंद हो जाएंगी जो रेडी वाले होते हैं, जो अंधभक्ति में चूर हैं इस वक्त कि हम तो चाय बेच रहे हैं, तो हम तो समोसे बेच रहे हैं, हम तो अच्छा कमा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स गए तो आपका बिजनेस भी गया। ओके, यही हाल हुआ था बैंकिंग सेक्टर का हमारे भोपाल में, हमने देखा है। और ऐसे कई सेंटर्स थे जहां पर मैसिव रिक्रूटमेंट होता था बैंकिंग का। 64,000 तक की वैकेंसीज हर साल निकाली जाती थी बैंकिंग में। आपने या तो उनको मर्ज कर दिया या बंद कर दिया, और या फिर आपने उनको मैन पावर रिड्यूस कर दी। 10 लोगों का काम 5 लोगों से कराएंगे, कम रिक्रूटमेंट करेंगे। उससे क्या हुआ, वो पूरा का पूरा एरिया, उस लोकेलिटी की जो पूरी इकोनॉमी चलती थी, इंक्लूडिंग ऑल दिस रेडी वाला, ऑटो रिक्शा, ट्रांसपोर्ट, पीजी, हॉस्टल्स, वो सब खत्म हो गया। तो वे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बचा क्या? यहाँ पर ये कंपनी है आर्चर, यूएसए की कंपनी, ये एयर टैक्सी लॉन्च करना चाहती है इंडिया में अगले साल से ट्रायल पे। इट एम्स टू स्टार्ट ट्रायल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी इन इंडिया। यूएस बेस्ड कंपनी है, ये लॉन्च करेगी एयर टैक्सी टू हेल्प पीपल अवॉइड ग्राउंड ट्रैफिक इन कंजेस्टेड सिटीज। अब ये इंडिया में लॉन्च करके दिखा दिया जाएगा। देखिए इंडिया कितना आगे जा रहा है, 1% लोग के लिए आगे जा रहा है, बाकी के लिए पीछे जा रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल से सिर्फ ये हाईयान फ्री ट्रेड पोर्ट ये चाइना का है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये दुबई की तरह बनाना चाहता है इसको एकदम फ्री ट्रेड। करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 100% दी जाएगी यहाँ पर, ताकि दुबई सिंगापुर की तरह इसको एक हब डेवलप किया जा सके। दिस इज चाइना सदर्न मोस्ट एंड द ओनली ट्रॉपिकल आइलैंड प्रोविंस ऑफ चाइना इन द साउथ चाइना सी। इट इज a lush tropical island. It is not very far from the Philippines, and there have been tensions between both countries over the disputed South China Sea. China aimed to establish about 35,000 square kilometer island at its most open economic region by 25. Just like जैसे इंडिया गिफ्ट सिटी तैयार कर रहा है, वैसे ही ये तैयार कर रहा है। The ultimate goal is to build the tropical Dubai in the middle of South China Sea by 2035. जापान ने एक एआई टूल बनाया है जो प्रेडिक्ट करेगा कि आप जो फ्रेश रिक्रूट कर रहे हैं ये कितने साल तक आपके पास स्टिक कर सकता है। देखिए वो अब ऐसा नहीं है कि मशीन प्रेडिक्ट कर सकती है कि इंसान कब छोड़ के जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। द ओनली थिंग इज क्या उसका जिस तरह का इंटरव्यू होता है तो वो जिस तरह के आंसर देता है उसी डेटा को ये प्रोसेस करता है, ये एआई टूल, ठीक है। वो देखता है कि इस आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तो ये बताता है कि देखिए इस आदमी का इंटरेस्ट जो है ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ लाई करता है, ठीक है। तो सपोज आप मीडिया हाउसेज हो तो आप इसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार करने का काम दीजिए, तो ये आपके पास टिक पाएगा। अगर आप इससे कहोगे कि नो नो जाओ क्रिमिनल केसेस पे स्टडी करो, तो उसका इंटरेस्ट उधर लाई नहीं करता है, ये आज नहीं तो कल आपको छोड़ के जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये टूल है जो ये सब डिटरमिन करेगा। इट विल हेल्प मैनेजर प्रोवाइड टारगेटेड सपोर्ट टू द स्टाफ टू स्टॉप देम फ्रॉम क्विटिंग। कई बार ओवर टारगेट दे देते हो तो भी इंसान प्रेशर में आ जाता है कि इतना टारगेट में कैसे अचीव करूं, तो वो छोड़ देता है। तो ये एआई टूल हेल्प करेगा कि इस आदमी की एफिशिएंसी इतनी है, ये इतना काम कर पाएगा, तो आपको टारगेट उसको इसी रेंज में दीजिए। उनकी अटेंडेंस, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनका एज, उनका जेंडर, ये सब चीजें डिटरमिन करेगा। एआई टूल कैन सजेस्ट सुटेबल असाइनमेंट फॉर न्यू एम्प्लॉय by analyzing information from job interviews as well as characteristics and personal histories. The Japan businesses should traditionally all hire graduates at the same time each year, but about 1 in 10 recruit fresh from college quit their job within a year. तो ये तो हर कंट्री में होता है। ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है। अच्छा, यहाँ पर एक काम की चीज थी, बेंगलोर के 2 लेक का नाम मेंशन है, इदगलपुरा लेक एंड सदेना हल्ली लेक, ठीक है। ये बेंगलोर में है दोनों। पिछली बार बिहार से एक छोटा सा लेक पूछ लिया गया था, इसलिए इसको याद रखिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।